वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व सेल्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी सेल्स हैं, मेनली जो नर्व सेल्स और मसल सेल्स जिनको हम एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं, तो वो डिफरेंट सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि केमिकल सिग्नल हो, मैकेनिकल सिग्नल हो या कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई हो, उनको ये रिस्पॉन्ड करता है और दे गेट एक्साइटेड। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर में जैसे इम्पल्स या जैसे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, वैसे ही इन जो सेल्स है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। ओके, सो दे ऑल्सो शो सम एक्साइटेशन, सम पोटेंशियल या सम इलेक्ट्रिक करंट, जिसके थ्रू वो सिग्नल को पहुंचाता है ब्रेन तक और ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। ठीक है, तो वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई केमिकल सिग्नल होगा, अगर न्यूरॉन से आ रहा होगा मसल के पास तो कमल केमिकल सिग्नल की तरह काम करता है। अगर ठंडी हो गई तो आपका स्किन डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, तो आपके ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितना हो सके हीट को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सट्रीम हीट होगा तो दैट इज़ ऑल्सो मैकेनिकल स्टिमुलाई विच generates which activates those cells which are responsible for the homeostasis of the heat। ठीक है, जो हीट को जितना हो सके बॉडी से निकाल देता है। ठीक है, तो वैसे चेंजेस हमारे बॉडी में होता है। तो जब मैकेनिकल सिग्नल होगा वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अचानक से किसी हीट पे या अचानक नीडल पे हाथ लग गया अचानक से, तो एकदम से आप हाथ हटा देते हो वहाँ से। तो वहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पे जनरेट होता है और न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स वो पास होता है ब्रेन तक। फिर ब्रेन के बाद रिस्पॉन्ड आता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स और आप वहाँ हाथ वहाँ से हटा देते हो। तो जाते टाइम जो सिग्नल आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, सॉरी मैकेनिकल सिग्नल था, बट आते टाइम वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आपके बॉडी मसल्स तक पहुँचता है और आप हाथ वहाँ से हटा देते हो। ठीक है, तो जो मसल्स है इट डिमॉन्स्ट्रेट बाय कंट्रैक्शन वाइल नर्व्स बाय इंटीग्रेशन इन ट्रांसमिशन। तो आपको पता है मसल्स में जो एक्साइटेशन है वो कैसे होता है, बाय मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, तो मसल सेल्स में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे जो एक्शन पोटेंशियल है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होता है। चेंज होने से वहाँ पे मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जो मसल्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो उस वजह से मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और साइज में स्मॉल हो जाता है, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ द, अगर हम नर्व्स की बात करेंगे तो नर्व्स में आपको पता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जितने भी सिग्नल्स हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वो ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करके उस सिग्नल को क्रैक करके फिर उसका रिस्पॉन्ड हमारे बॉडी को वो देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ चीज़ देखते हैं, अगर हम आई साइट की बात करें जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, कि हम कुछ चीज़ देखते हैं तो हमारे ऑप्टिक नर्व्स रेटिना पे पड़ता है। वहाँ पे रॉड सेल्स कॉन सेल्स है, वहाँ से रेटिना ऑप्टिक नर्व्स पे पड़ता है। फिर ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। फिर ब्रेन में उस सिग्नल का डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग होने के बाद हमारे ब्रेन पे वो इमेज फॉर्म होता है। फिर इमेज फॉर्म होने के बाद फिर हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। और इनमें एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑलरेडी जनरेट होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं न्यूरॉन्स में, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा आयन चैनल्स। ओके, जब हमारा सेल रेस्ट पे होगा, ना कोई सिग्नल वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वो नॉर्मली वहाँ पे विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनी इंडक्शन, विदाउट एनी एक्टिवेशन जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और उनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक चार्ज रहता है, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ओके,
देन दूसरा है आयन चैनल्स, ठीक है। तो आयन चैनल्स पे डिपेंड रहता है कि वहाँ पे किस टाइप के आयन चैनल्स है, लीकी चैनल्स प्रेजेंट है, कि सोडियम आयन चैनल्स है कि पोटेशियम आयन चैनल्स हैं। ओके, सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर्स है, तो वो इन पे भी ये डिपेंड करता है कौन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आयन चैनल्स की हम बात करेंगे तो तो जो आयन चैनल्स है वो क्या है, सिंपल याद रखने के लिए, ये गेट गेट है, ठीक है, जो ओपन और क्लोज होते हैं। तो जब गेट ओपन होगा तो वहाँ से लोग गुजरेंगे, जब गेट क्लोज होगा तो वहाँ पे लोग नहीं जा पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे लोग नहीं है, यहाँ पे आयन्स हैं, ठीक है। तो वो गेट कौन सा है, आयन गेट है। तो जब एक आयन आयन गेट खुला होगा तो आयन्स वहाँ से निकलेंगे, ठीक है, या तो सेल के अंदर जाएंगे या तो सेल के बाहर जाएंगे। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे कि आयन का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, अंदर है कि बाहर ज़्यादा है। ओके, फिर क्लोज होंगे जब ज़रूरत नहीं होती आयंस की, तो ये जो आयन चैनल्स है वो क्लोज हो जाते हैं और आयंस उस गेट के थ्रू गुजर नहीं पाते हैं। तो नॉर्मली 4 टाइप्स के आयन चैनल्स रहते हैं, जिसको हम पहला बोलते हैं लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स वो कंटिन्यूसली ओपन या क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कंटिन्यूस या तो ओपन होंगे या तो कंटिन्यूसली वो क्लोज होंगे। दूसरा है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स वो आयन चैनल्स हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रिकल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ तो ये ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स वो आयन चैनल्स है जिस पे अगर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होगा तभी ये ओपन या क्लोज होते हैं। देन मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स। तो ये वो आयन चैनल्स हैं जो कोई मैकेनिकल स्टिमुलस होगा उसके प्रेजेंट्स होने पे ओपन या क्लोज होते हैं। जैसे कि लाइट प्रेजेंट होगा तो ये ओपन होंगे, जैसे कि हीट प्रेजेंट होगा तो वो आयन चैनल्स ओपन होंगे या वो आयन चैनल्स क्लोज होंगे। तो वैसे आयन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स। तो ये 4 टाइप्स के आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं सेल्स के ऊपर। मेनली कौन से सेल्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रिकल या एक्साइटेबल सेल्स हैं, जैसे मसल सेल्स या नर्व सेल्स। तो जो पहला मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल है पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हेन ए न्यूरॉन और मसल सेल इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एन एक्शन पोटेंशियल। तो ये एक ऐसा वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, मेम्ब्रेन के बीच में, जब न्यूरॉन्स और मसल सेल्स कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा है। तो हम सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो आयन चैनल्स, आयंस रहते हैं प्रेजेंट, अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, बाहर भी प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रासेलुलर की बात करेंगे तो सेल के अंदर पोटेशियम जो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अगर हम सेल के बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पे सोडियम जो आयंस है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम जो नेगेटिवली आयंस की बात करेंगे, जैसे कि अमीनो एसिड है या बहुत सारे एन आयंस हैं जो सेल के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है और बाहर वो कम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक चार्ज डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अंदर नॉर्मली ज़्यादा नेगेटिव रहता है सेल के अंदर, और सेल के बाहर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। जब ये डिफरेंस होगा, जब वो सेल रेस्ट पे होगा, उस पर कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, तो उस पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। जो टिपिकल वैल्यू है मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल्स का, मोस्ट ऑफ द सेल्स का, वो रहता है -70 मिली वोल्ट, ठीक है। बट ये रेंज कर सकता है -50 मिली वोल्ट से लेके -90 मिली वोल्ट तक, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ -70 मिली वोल्ट। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स, उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो क्या रहता है, -70 मिली वोल्ट रहता है। ओके, so the cell that exhibits a membrane potential is said to be polarized। अभी जो membrane potential दिखाता है जो सेल्स, उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उस सेल्स को हम बोलेंगे पोलराइज्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड। ओके, तो अब ये सोचने वाली बात है कि अंदर ज़्यादा नेगेटिव क्यों है या बाहर ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है। ओके, एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, अंदर क्यों ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट्स 10 to 100 टाइम्स मोर परमेएबल टू पोटेशियम दैन टू सोडियम। जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या है, 10 से 100 गुना ज़्यादा परमेएबल है, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। किससे, दैट इज सोडियम आयन से, ठीक है। सोडियम आयन से ज़्यादा जो परमेबिलिटी है वो किसको होती है, पोटेशियम को। और जो पोटेशियम है, इट टेंड्स टू लीक आउट ऑफ द सेल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज विद इट एंड अनएबल टू कैरी
क्लोराइड विद इट बिकॉज क्लोराइड हैज़ हायर कंसनट्रेशन आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम आयंस है उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो बाहर लीक हो जाता है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अंदर अंदर ही ज़्यादा रहता है, तो बाहर ये ज़्यादा से ज़्यादा लीक आउट हो जाता है और क्लोराइड बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा रहता है। So the non-diffusible anion, that is protein, sulfate and phosphate ions cannot leave the cell. जो नॉन डिफ्यूजिबल एनायन है, जो नेगेटिवली चार्ज है, जैसे कि प्रोटीन है, सल्फेट है और फॉस्फेट आयन्स है, वो सेल के बाहर नहीं जा पाता है। दैट्स वाई सेल के अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कंसनट्रेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसीलिए हम अंदर को नेगेटिव के साथ डिनोट करते हैं और बाहर को पॉजिटिव के साथ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फेट आयन्स है, प्रोटीन्स है, पोटेशियम आयन्स है, ये सब क्या है, सब नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो पोटेशियम आयन्स है दे कैन लीक आउट फ्रॉम द सेल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो उस वजह से ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ झुका होता है, इसीलिए हम उसको हमेशा नेगेटिव के साथ डिनोट करते हैं, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट। ओके, सो जो फोर्सेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन जब रेस्ट पे होता है उन पे एक्ट करता है वो है डिफ्यूजन, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन आपको सबको पता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो एक तो ये रीज़न है, जब सोडियम अंदर पोटेशियम अंदर ज़्यादा रहता है तो पोटेशियम हमेशा बाहर जाने की कोशिश करता है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वैसे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट रहता है, पॉजिटिव आयंस मूव्स टू नेगेटिव एरिया एंड नेगेटिव आयंस मूव्स टू पॉजिटिव एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है, अंदर ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो मेम्ब्रेन के पेरीफेरी पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो इसी वजह से बाहर पॉजिटिव दिखा रहा है और अंदर ऐसे नेगेटिव दिखा रहा है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब कोई मॉलिक्यूल मूव करता है तो वहाँ पे एक एनर्जी लगती है। ठीक है, तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वेयर वी नीड एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो उस टाइम पे एक सोडियम पोटेशियम पंप रहता है। अब सोडियम जो अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, अब अंदर तो आ गया वो, अब उसको बाहर जाना है, तो अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर ज़्यादा है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। और जो पोटेशियम है वो अंदर आने की कोशिश करेगा क्योंकि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको फिर से उनको मेंटेन करना है, तो इसीलिए उनको वापस आना पड़ता है। बट वहाँ पे वो इजीली आ नहीं पाते हैं, तो उन वहाँ पे उनको एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वो अब अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है क्योंकि बाहर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका अगेंस्ट हो गया कंसंट्रेशन के, तो वो जब बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसको एनर्जी लगती है। तो वैसे ही जो पोटेशियम है उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वो बाहर से सेल के बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा, तब भी उसको एनर्जी लगेगी, ऐसे वो नहीं आ पाएगा। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो तीन फोर्सेस है जो मेनली सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है जब सेल मेम्ब्रेन रेस्ट पे होता है। और जो ये फोर्सेस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक है मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ब्रिंगिंग द सेल बैक टू इट्स रेस्टिंग स्टेट आफ्टर द एपी इज ओवर। जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा तब सेल को अपने एक्चुअल जो पोटेंशियल है रेस्टिंग स्टेट उस पर वापस लाने के लिए भी ये जो तीन फोर्सेस है वो एक्ट करते हैं। तो ये हो गया था मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हमने बात की मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसको बोलते हैं। अब हम एक्शन पोटेंशियल को देखेंगे। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, द एक्शन पोटेंशियल इज अ सडन रिवर्सल ऑफ मेम्ब्रेन पोलैरिटी बाय ए स्टिमुलस। ठीक है, जब मेम्ब्रेन जो पोलैरिटी है उसका रिवर्सल हो गया किसी स्टिमुलस की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जो आयंस है उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, सोडियम आयंस अंदर एंटर होंगे जिससे जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ठीक है, वो अब
मोर पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है, तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है, या एक न्यूरॉन से मसल्स तक पहुंचता है, या मसल्स में पूरे डिफरेंट पार्ट्स तक वो फैल जाता है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल हम ऐसा बोलेंगे स्टिमुलस हैं, ठीक है, वो इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है। मसल कंट्रैक्शन भी एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है। न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स जनरेशन भी इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है। जैसे कि आपको लाइट जलाना होगा तो आप स्विच ऑन करोगे तो आपका लाइट ऑन हो जाएगा, तो वैसे ही ये स्विच जैसे ऑन किया तो कितने फास्टली आपका, जैसे आपने स्विच ऑन किया तभी लाइट ऑन हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को बल्ब तक बहुत फास्टली पहुँचाता है। वैसे ही हमारा जो न्यूरॉन्स है वो भी वैसे ही काम करते हैं। जैसे ही ब्रेन में से स्टिमुलस आया, ठीक है, तो उसको टाइम नहीं लगता, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिली सेकेंड्स हमारे जो भी टारगेट पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर ब्रेन ने बोला कि हाथ को ऐसे घुमाओ, तो वो आप सोचते ही आपका हाथ घूमने लगता है। ठीक है, तो इतना फास्ट क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो पास होता है किसमें, न्यूरॉन्स में। तो जो एक्शन पोटेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है। जैसे कि लॉन्ग जो नर्व फाइबर्स है उनमें इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो ब्रेन से हमारे टारगेट सेल तक सिग्नल पहुंचता है, या हमारे स्किन से, ये जो हमारे सेंसरी न्यूरो सेंसरी सेल्स सेंसरी ऑर्गन से, वहाँ से ब्रेन तक पहुंचता है थ्रू दिस एक्शन पोटेंशियल। ओके, सो रिलीज ऑफ न्यूरो सिक्रेशन और केमिकल ट्रांसमीटर इन साइनेप्सिस, जो भी साइनेप्सिस होंगे तो वहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उसका रिलीज़ कराता है कौन, यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल की वजह से। दो न्यूरॉन्स के बीच में आपको पता है ना साइनेप्स फॉर्म हुआ होता है, तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं होता है, बट एक गैप रहता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो वो सिग्नल कैरी होता है वो उसी गैप के थ्रू होता है। ठीक है, गैप के थ्रू किसके थ्रू होता है, जो केमिकल सिग्नल्स है, जैसे कि न्यूरो सिक्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, तो न्यूरॉन से न्यूरॉन्स जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्टली उनका कनेक्शन नहीं होता है, तो उनके बीच में एक गैप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो साइनेप्स में इसी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू क्या होता है, जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। तीसरा, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में भी क्या है, एक्शन पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मसल्स कंट्रैक्ट करने के लिए जो मसल फाइबर्स है वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो दोनों साइड में जाने चाहिए। जब दोनों साइड में जाएगा तो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम रिलीज़ होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैल्शियम जब रिलीज़ होगा तो वो कैल्शियम जाके जो भी एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन जो कम्प्लेक्स है वहाँ पे बाइंड होगा, जिससे जो मायोसिन हेड और जो एक्टिन है वो बाइंड होंगे और वहाँ पे स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग होने के बाद मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, तो वहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल का रोल है। जैसे और चौथा है एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशन। जो भी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस है, जो भी ग्लैंड में से सिक्रीशन होता है, तो उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसका, इसी एक्शन पोटेंशियल का। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करता है, जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन करते हैं। ओके, तो वो भी इस एक्शन पोटेंशियल पे जनरेट होता है। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। ओके, तो व्हेन ए सेल मेम्ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय ए फिजिकल और ए केमिकल स्टिमुलस, द सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सोडियम इज ड्रामेटिकली इंक्रीज। ठीक है, तो जब सेल स्टिमुलेट हो जाता है किसी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस की वजह से, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, पोटेशियम सोडियम आयन के लिए चेंज हो जाती है, मीन्स वो इंक्रीज हो जाती है। पहले वो बहुत कम थी। ठीक है, मतलब कोई भी सोडियम आयन अंदर एंटर नहीं हो पाता था। ठीक है, बट जैसे ही कोई केमिकल सिग्नल या कोई मैकेनिकल सिग्नल वहाँ पे इंड्यूस हुआ तो हमारा सेल एक्साइट हो गया। हमारा सेल एक्साइट होने के बाद उसकी जो परमिएबिलिटी है आयंस के लिए वो चेंज हो गई। अब सोडियम आयंस की जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है जब वहाँ पे कोई सिग्नल प्रेजेंट होगा। ओके, देन जब स्टिमुलस, जब इसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाता है, जो सोडियम चैनल से ओपन हो जाते हैं मेनली। ठीक है, क्योंकि
हमने कहा था कि जो सेल्स है वहाँ पे आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। उस आयन चैनल्स में से एक आयन चैनल है दैट इज़ द सोडियम चैनल, ठीक है। तो सोडियम चैनल हमेशा क्लोज रहता है रेस्टिंग पोटेंशियल पे। जब सेल रेस्ट कर रहा होता है तो ये क्लोज रहता है। जैसे ही सेल को कोई स्टिमुलस या सिग्नल मिला तो वो जो सोडियम आयन्स है वो ओपन हो जाते हैं। ओके, ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होगा सोडियम आयन चैनल्स, तो जो सोडियम है वो सेल के अंदर आ जाता है, क्योंकि सेल के बाहर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आने की कोशिश करता है। जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे या सोडियम गेट ओपन होंगे तो जो सोडियम आयन्स है वो अंदर आ जाते हैं। ओके, अंदर आ जाते हैं और उससे सोडियम जो आयन्स है उसके अंदर आने से क्या होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। अब वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। जैसे कि -70 मिली वॉट था, अब वो प्लस की तरफ चला जाता है, दैट इज़ +20 या +10 के आसपास वो चला जाता है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्योंकि अब सोडियम आयन्स अंदर आ रहे हैं। ओके, सेल के अंदर आ रहे हैं बाहर से। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। पहले हमने कहा जब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था, उस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज, सेल डीपोलराइज फॉर्म में। जैसे ही कोई सिग्नल आया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, -70 मिली वोल्ट था रेस्टिंग पोटेंशियल, अब वो चेंज होके +20 मिली वोल्ट हो गया, दैट इज चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ओके, देन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स रिवर्स्ड एंड रीच इज +35 मिली वॉट। अब जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो या तो वो 35 मिली वोल्ट तक, नॉर्मली +20 मतलब प्लस में चला जाता है, ठीक है। चलो +10 हो, +20 हो या +30 हो, तो वो प्लस में चला जाता है। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इस चेंज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ओके, तो जैसे ही डीपोलराइजेशन अब उसके आखिर तक पहुंचता है, तब सोडियम की जो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और पोटेशियम की जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे अब डीपोलराइजेशन ख़त्म होने वाला होता है तो अब सोडियम की जो परमेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाती है। अब सोडियम कम कम अंदर आएगा और जो पोटेशियम है उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ से उस गेट आयन चैनल से वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। सो पोटेशियम आयन्स लीव द सेल डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, causing the inside the membrane to return quickly to its original potential। अब जो पोटेशियम आयन्स है वो सेल के अंदर से बाहर चला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो अंदर पॉजिटिव डेवलप हुआ था, पॉजिटिव चार्ज, वो धीरे धीरे से फिर से नेगेटिव में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि पहले बहुत सारे सोडियम अंदर आ गए। तो सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन्स है, तो उस पॉजिटिविटी से अंदर पॉजिटिव हो गया था। अब हम उसी पॉजिटिव को फिर बाहर सेल के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम। तो क्या होगा, तो अंदर फिर से पॉजिटिव आयन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अब वो पोटेशियम बाहर लीक हो रहे हैं। तो पोटेशियम का जो कंसनट्रेशन है वो अंदर कम हो रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन्स अंदर कम हो रहे हैं। तो जैसे पॉजिटिव आयन्स कम होंगे तो वहाँ पे फिर से नेगेटिव जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फिर से डेवलप होगा, दैट इज़ +30 से अब वो धीरे धीरे +20 फिर +10 दिन फिर नेगेटिव में आ जाएगा, -90 -80 देन -70, ठीक है। तो धीरे धीरे वो फिर से नेगेटिव की तरफ आने लगेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो पहले पोलराइज्ड, इसके बाद डीपोलराइज, इसके बाद रीपोलराइज। रीपोलराइज मीन्स अपना जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको एक्वायर करना, उसको वापस लाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। देखो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ब्रॉट बैक टू -70 मिली वोल्ट, ठीक है। तो डीपोलराइज -70 वोल्ट, पोलराइज -70 वोल्ट, डीपोलराइज +35 मिली वोल्ट, देन अगेन -70 मिली वोल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब एक रहता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, अब देखो -70 मिली वोल्ट उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है। कभी कभार एक्स्ट्रा जो पोटेशियम आयन है वो बाहर लीक हो जाते हैं और इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस से भी नीचे चला जाता है, दैट इज़
80 -60 या -50 के आसपास चला जाता है तो और नेगेटिव में चला जाता है, तो उस नेगेटिव में वो चला जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ हाइपर पोलराइजेशन यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा नीचे चला गया है। यहाँ पे -70 मिली वोल्ट है कि नहीं। अब यहाँ देखो -70 मिली वोल्ट से थोड़ा सा और नीचे जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। देखो डीपोलराइजेशन -70 मिली वोल्ट से ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, देन एक थ्रेशोल्ड है, इन्होंने यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड दिखाया है दैट इज़ ज़ीरो। इस थ्रेशोल्ड से अगर वो ऊपर चला गया तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज़ अराउंड +30 मिली वॉट। देन उसके बाद एक्शन पोटेंशियल के बाद फिर से ये जो नेगेटिविटी है वो फिर से एक्वायर हो रहा है, दैट इज़ फिर से अपने रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, दैट इज़ -70 मिली वॉट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। उसके बाद जब वो -70 मिली वॉट पे रहेगा तो दैट इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो टाइम कितना है, मिली सेकेंड्स। ठीक है, 1 2 3 मिली सेकेंड्स में ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, दैट इज़ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल और रीपोलराइजेशन, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती है कितने सेकेंड्स में, 3 मिली सेकेंड्स में। अब हम देखेंगे कैसे प्रोपोगेट होता है एक्शन पोटेंशियल नर्व्स में। सो एन एक्शन पोटेंशियल elicited at any point on an excitable membrane usually excite adjacent portion of of the membrane resulting in the propagation of the action potential along the membrane। ठीक है, तो अब उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है दोनों साइड की तरफ जा रहा है, मसल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में ये जनरेट हो रहा है, बट न्यूरॉन्स में सिर्फ एक एक डायरेक्शन में ही वो ट्रांसफ़र होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन। ठीक है, ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन में सिर्फ एक डायरेक्शन में है, या तो ब्रेन से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक, या ब्रेन से मोटर न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो जैसे ही हमने किसी भी साइट पे अगर हमने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, तो अब देखो क्या हो रहा है, सेंटर में हमने एक एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस डाल दिया, तो सेंटर में से ही क्या हो रहा है, जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, और आगे की तरफ क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है। ठीक है, एक रेट इस तरफ जा रहा है और एक जो एक्शन पोटेंशियल है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, सो दिस ट्रांसमिशन ऑफ द डीपोलराइजेशन प्रोसेस अलोंग ए नर्व और मसल फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व और इम्पल्स, मसल इम्पल्स। ठीक है, तो इस ट्रांसमिशन को किसके, डीपोलराइजेशन प्रोसेस के, उसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर या मसल इम्पल्स बोलते हैं, या नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो सिग्नल है वो आपके न्यूरॉन्स में या आपके मसल्स में आगे तक पहुंचता है। ओके, तो जो एक्साइटेबल मेम्ब्रेन है उसकी कोई सिंगल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नहीं है, बट द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, बट जहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वहाँ से वो दूर जाने की कोशिश करता है, इवन अलोंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ नर्व फाइबर अंटिल द एंटायर मेम्ब्रेन हैज़ बिकम डीपोलराइज। ठीक है, जब तक पूरा मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगा तब तक ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो जनरेट होते जाता है और आगे चलते जाता है। तो अगर हम एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो 5 फेजेस में डिवाइड है। एक है रेस्टिंग पोटेंशियल है, दूसरा थ्रेशोल्ड है, देन राइजिंग फेज है, देन फॉलिंग फेज है, एंड उसके बाद है रिकवरी फेज। तो सबसे पहले है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल किसको बोलेंगे, तो व्हेन द न्यूरॉन्स इज एट रेस्ट ओनली ए स्मॉल ऑफ पोटेशियम चैनल्स आर ओपन। जब न्यूरॉन्स रेस्ट पे होंगे, ठीक है, जब वहाँ पे कोई एक्साइटेशन नहीं है, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे बहुत ही कम जो पोटेशियम चैनल से वो ओपन रहते हैं, जो सिर्फ पोटेशियम आयंस को परमिट करता है कि वो सेल के अंदर एंटर हो या सेल के बाहर एग्जिट हो, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल फोर्सेस पे वो डिपेंड है कि कहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नेगेटिव आयंस है कि पॉजिटिव आयंस है, या पोटेशियम आयंस है या सोडियम आयंस है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पे ये जो पोटेशियम चैनल से वो ओपन या क्लोज रहते हैं, जो सेल्स को पोटेशियम है उसको एंटर या एग्जिट करने के लिए
अलाउ करता है। ओके, उसके बाद है थ्रेशोल्ड। एज ए डीपोलराइजिंग स्टिमुलस अराइव्स द मेम्ब्रेन, अ फ्यू सोडियम चैनल्स ओपन, परमिटिंग सोडियम आयंस टू एंटर द न्यूरॉन्स। ठीक है, जब कोई डीप पोलराइजिंग स्टिमुलस पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी सिग्नल, जैसे कोई केमिकल सिग्नल हो या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, तो जब वो सिग्नल हमारे सेल तक पहुंचता है, एक्साइटेबल सेल तक या न्यूरॉन्स तक पहुंचता है, तब ये न्यूरॉन्स में क्या हो जाता है, न्यूरॉन्स में जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ओपन होंगे तो जैसे वो ओपन होंगे, जो सोडियम है वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं या न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। सो इस सोडियम के एंटर होने से क्या हो जाता है, जो सेल का अंदर है इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। ठीक है, जो अंदर है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अंदर जो सोडियम है वो एंटर हो रहा है, तो सोडियम क्या है, इज़ ए पॉजिटिव आयंस, तो अंदर क्या होगी, जो पॉजिटिव आयंस के जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो डीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाता है, मेकिंग इट लेस नेगेटिविटी। ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव अंदर आयंस एंटर होंगे अंदर, तो उसकी नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा। देन इफ द डीपोलराइजेशन रीचेज द थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो अब ये थ्रेशोल्ड किसको बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एक पॉइंट रहता है जिस पॉइंट पे अगर एक्शन पोटेंशियल या जो डीपोलराइजेशन है वो पहुंचा, तो सेल एक्शन पोटेंशियल दिखा सकता है। अगर उस थ्रेशोल्ड तक अगर हमारा एक्शन पोटेंशियल नहीं पहुंचा या हमारा जो डीपोलराइजेशन है वो नहीं पहुंचा, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जैसे कि अ, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक 6 फुट का आपने एक हाई जंप जो स्टैंड है वो बनाया। ठीक है, तो आप दौड़ते आए, दौड़ते आने के बाद अगर आपने उस 6 फुट के जो जंपिंग स्टैंड है वह उसको क्रॉस कर लिया, तो आप उस जंपिंग हाई जंप रेस में जीत जाओगे। ओके, या आप उस हम जंप उस जो रोप है या जो भी आपने स्टैंड बनाया है उससे आप पार कर जाओगे। अगर आप उस जंपिंग स्टैंड को क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो आप उस हाई जंप रेस में आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, या नॉकआउट हो जाओगे। ओके, या तो आप हार जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको वो रेस जीतनी है, तो आपको वो 6 फुट का जो हाई जंप जो स्टैंड बनाया है उसको क्रॉस करना है। ठीक है, उसको आपको बाहर उसके ऊपर से आपको छलांग लगा के फिर आगे तक पहुंचना। अगर आपकी छलांग इतनी ऊंची नहीं होगी कि आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, वैसे ही है, अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपको ऊपर जाना है। तो वैसे जैसे आपको पता है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक थ्रेशोल्ड चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए, कोई भी रिएक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड है, उसको क्रॉस करना है। तो जो एंजाइम है क्या करता है, एंजाइम उसको हेल्प करता है कि आप उस थ्रेशोल्ड को जल्दी से, या जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जब तक थ्रेशोल्ड तक हमारा डीपोलराइजेशन नहीं पहुँचता है, तब तक वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए थ्रेशोल्ड तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पहुँचना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, एक दैट इज़ +10 मिली वोल्ट इज़ ए थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो +10 तक अगर हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुँचा, तभी क्या होगा, तभी एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट होगा। अगर +10 तक आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं पहुँचा, तो एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट नहीं होगा। तो उतना स्टिमुलस चाहिए कि आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो +10 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर +10 पहुंचा, तो आप वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। +11 की ज़रूरत नहीं है, +12 की ज़रूरत नहीं है। अगर +9 रह गया, तब भी वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो +10 इज़ अ थ्रेशोल्ड। उस थ्रेशोल्ड पर अगर आप पहुँच गए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुँच गया, तभी वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। Then rising phase, if the depolarization reaches the threshold potential, additional voltage gated ion channels open। अगर जो हमारा सेल है उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा, तो क्या होगा, जो एडिशनल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, जो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं,
वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। वो ओपन होने से क्या होगा, और सोडियम वहाँ पे एंटर होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, जो पॉजिटिविटी है वो फिर से इंक्रीज होती जाती है। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, राइजिंग फेज बोलते हैं। तो एज पॉजिटिव ion channels, sodium ion channels rush into the cell, the voltage across the membrane rapidly reverse and reaches its most positive value, ठीक है। तो और पॉजिटिव की तरफ वो जाने लगता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अब सेल के अंदर एंटर हो रहा है। देन उसके बाद फॉलिंग फेज, तो इस फेज को किसको, रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद जो थ्रेशोल्ड तक पहुंच रहा है, देन थ्रेशोल्ड के बाद वो राइजिंग फेज को कर रहा है, ठीक है। तो इस दोनों फेज को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड और राइजिंग फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। उसके बाद आता है रीपोलराइजेशन। ओके, सो एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू प्रोसेस occurs simultaneously. First many of the voltage gated sodium channels begin to close, ठीक है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल का जो एंड होने वाला है या एक्शन पोटेंशियल के पीक पे पहुंचते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, जो सोडियम चैनल्स वो ओपन हुए थे, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से, बहुत सारे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से वो क्लोज हो जाते हैं। और दूसरा, बहुत सारे जो पोटेशियम चैनल से वो ओपन हो जाते हैं, अलाउइंग पॉजिटिव चार्ज टू लीव द सेल, ठीक है। तो अब सोडियम आयंस क्लोज होने से क्या होगा, सोडियम अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, और पोटेशियम चैनल्स ओपन होने से क्या हो जाता है, जो सोडियम है वो अंदर से बाहर चला जाता है, जिससे क्या होगा, अंदर अब फिर से जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से डेवलप होता जाएगा, पॉजिटिव कम होता जाएगा और नेगेटिव बढ़ते जाएंगे। सो दिस कॉज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू बिगिन टू शिफ्ट बैकवर्ड टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फॉल होने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन बोलते हैं। सो एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल अप्रोचेस द रेस्टिंग पोटेंशियल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर मैक्सिमली एक्टिवेटेड एंड ओपन, ठीक है। तो जब रेस्टिंग पोटेंशियल पे पहुंचते हैं, तो जो भी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रहते हैं और एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है, जिससे और ज़्यादा पोटेशियम बाहर रिलीज़ हो जाता है। तो जिससे जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है और नेगेटिव में चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। देन उसके बाद रिकवरी फेज, दिस अंडरशूट ऑकर्स बिकॉज मोर सोडियम चैनल्स आर ओपन। तो ये जो हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिससे बहुत सारा जो फॉर एग्जांपल -70 मिलीवॉट हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल थे, वो उससे भी नेगेटिव चला गया। तो उसको रिकवर करने को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी फेज बोलते हैं। सो द रिटर्न टू द स्टेडी स्टेट कंटिन्यूज एज द एडिशनल सोडियम चैनल्स दैट ओपन ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल नाउ क्लोज, ठीक है। जो सोडियम चैनल्स ओपन, सॉरी, पोटेशियम चैनल जो ओपन हुए थे एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे, अब वो क्लोज हो जाते हैं, जिस जिससे क्या होगा, एक स्टडी जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो फिर से डेवलप हो जाता है वहाँ पे। द एक्शन पोटेंशियल इज नाउ डिटरमाइंड बाय द सबसेट ऑफ द पोटेशियम चैनल्स दैट आर नॉर्मली ओपन ड्यूरिंग द मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट। अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो किस पे डिटरमाइन करता है, बाय द सबसेट ऑफ द पोटेशियम चैनल्स दैट आर नॉर्मली ओपन ड्यूरिंग द मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इस पे जो सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल्स है जो नॉर्मली जब कोई रेस्टिंग स्टेट होता है उस पे वो उस टाइम पे ओपन रहते हैं, तो अब उन पे वो डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन देखो, -70 मिलीवोल्ट से एक यहाँ पे एक उन्होंने थ्रेशोल्ड दिखाया, दैट इज ऑल्सो इन -मिलीवोल्ट। तो यहाँ तक जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सोडियम चैनल क्लोज हैं, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे कोई स्टिमुलस होगा या कोई भी सिग्नल प्रेजेंट होगा, तो ये जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल्स ओपन होने से क्या होगा, जो सोडियम है दैट विल एंटर इनटू द सेल, ओके। तो सोडियम अंदर एंटर हुआ, तो सोडियम चैनल्स ओपन, सोडियम बिगिंस टू एंटर द सेल। देन क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे डीपोलराइजेशन जो स्टेट है वो स्टार्ट होगा। पोटेशियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम चैनल्स बिगिन टू लीव सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब सोडियम एंटर हो रहा है, साथ साथ में जो पोटेशियम है वो भी बाहर रिलीज हो रहा है। सोडियम चैनल्स बिकम रिफ्रैक्टरी, नो मोर सोडियम एंटर्स सेल, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो जाता है, जो सोडियम चैनल्स है वो रिफ्रैक्टरी हो जाता है, अब वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब सोडियम अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे, सोडियम अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, तो जो अंदर है जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एंट्री रुक जाएगा।
अब यहाँ पे देखो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए थे, तो पोटेशियम चैनल्स कंटिन्यूअसली यहाँ से लीक आउट होते जाएंगे। तो जैसे ही पोटेशियम बाहर लीक आउट होगा तो अंदर और नेगेटिव हो जाएगा वापस से। तो उस नेगेटिविटी की वजह से क्या हो जाता है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, अब इतना सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे एक्स्ट्रा जो पोटेशियम है वो बाहर चला जाता है। जो एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर चला जाने से जो अंदर है और नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव -70 मिली वोल्ट था, उससे भी नेगेटिव हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। देन उसके बाद जो रिकवरी फेज है उसमें क्या होगा, जो पोटेशियम चैनल्स है अब वो क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, रिकवरी होगा। जो -70 मिली वोल्ट जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो फिर से उस सेल में एक्वायर हो जाएगा और अब यहाँ पे वो -70 मिली वॉल्ट पे उसका जो रेस्टिंग स्टेट है वो रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तभी हम दे सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, देन डीपोरेशन सोडियम गेट्स ओपन, देन उसके बाद रिपोरेशन पोटेशियम गेट ओपन, देन रिफ्रैक्टरी पीरियड सोडियम गेट्स कैन नॉट ओपन, देन रेस्टिंग पोटेंशियल री एस्टेब्लिश्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। तो एक लॉ है दैट इज फॉर द ऑल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। तो ऑल और नथिंग प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, तो ऑल और नॉन लॉ भी इसको कहा जाता है। ऑल और नन में जितने भी एक्साइटेबल टिश्यूज है उसमें ये अप्लाई होता है। ऑल और नन मीन्स या तो वहाँ पे ऐसा स्टिमुलस होगा जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, या तो ऐसा स्टिमुलस होगा जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोलेंगे कि 10 मिली वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो 10 जनरेट करता है तो 11 होगा तो वो भी जनरेट करेगा, 50 होगा वो भी जनरेट करेगा, और 100 होगा तो वो भी जनरेट करेगा, अगर 150 होगा वो भी जनरेट करेगा। ओके, और सबका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का जो तरीका है वो सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बट अगर -9 होगा, -9 वोल्ट, ठीक है, तो -9 वोल्ट जनरेट नहीं कर पाता है। तो -9 वोल्ट या -9.999 वोल्ट भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड तक जाने की उसमें वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसमें वो ताकत क्षमता होनी चाहिए कि वो +10 तक पहुँचे। ठीक है, अगर +10 तक नहीं पहुँचने वाला कोई स्टिमुलस होगा, कोई सिग्नल होगा, तब उसमें जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, ऑल और नन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर +10 से नीचे होगा, -987654321, तो ये कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता है जब तक वो अपने थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाए। अगर +10 मिली वोल्ट होगा तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, 11 भी होगा तो जनरेट करेगा, 12 भी होगा जनरेट करेगा, 13 14 और सबका इक्वल अमाउंट में जो एक्शन पोटेंशियल वो जनरेट होगा। ऐसा नहीं कि 11 ने थोड़ा कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, 12 ने उससे थोड़ा ज़्यादा, 13 ने उससे ज़्यादा, 15 ने उससे भी ज़्यादा, नहीं। एक्शन पोटेंशियल 11 ने जनरेट किया तो फिर उतनी ताकत से, उतनी क्षमता से, उतने ही एनर्जी से वो जनरेट होगा। 12 भी करेगा तो उतने ही ताकत से, उतनी ही क्षमता से वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑल या नन कहा जाता है। सो द डीपोलराइजेशन प्रोसेस ट्रेवल्स ओवर द एंटायर मेम्ब्रेन इफ कंडीशन आर राइट, बट इट डज नॉट ट्रेवल एट ऑल इफ कंडीशंस आर नॉट राइट। ठीक है, अगर कंडीशन सही होगा तो वो पूरे मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, अगर कंडीशंस राइट नहीं होंगे तो वो पूरे मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। सो ए लॉ स्टेटिंग दैट सर्टेन स्ट्रक्चर सच एज न्यूरॉन और ए मसल फाइबर इधर रिस्पॉन्ड कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो न्यूरॉन्स है या मसल फाइबर है, या तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 10 मिली वोल्ट का सिग्नल आया तो वो पूरे मसल्स में फैल जाएगा। ठीक है, या 50 मिली वोल्ट का भी सिग्नल आया तो वो भी पूरे न्यूरॉन्स तक या मसल्स तक फैल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि +10 का मिली वोल्ट का अगर करंट आया तो सिर्फ मसल्स के थोड़े से पार्ट में वो जनरेट होगा, ऐसा नहीं। एक बार अगर जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल तो पूरे मसल्स तक पहुँच जाता है, 10 मिली वोल्ट हो या 50 मिली वोल्ट हो, उसको एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ थ्रेशोल्ड से ऊपर जाना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड से नीचे रहा तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। सो देयर इज नो पार्शियल नर्व इम्पल्स इन ए न्यूरॉन और पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर। ठीक है, कोई पार्शियल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा 9 मिलीवॉट का हमने एनर्जी दिया
तो थोड़ा आगे तक जाके मसल्स में जनरेट होगा, फिर रुक जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, पेट्रोल की तरह नहीं है। अब 1 लीटर का पेट्रोल डालोगे तो आप यहाँ से बरू तक पहुँचोगे, उसके बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ऐसा नहीं। आपने अगर 1 लीटर का पेट्रोल डाला इसमें, इस गाड़ी में, तो वो आपको लेह तक पहुँचाएगा। आपने 100 लीटर का भी पेट्रोल डाला तो वो आपको लेह तक पहुँचाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल और नन लॉ। देन उसी में आता है एक रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है? सो इट इज़ द पीरियड विच एन एक्साइटेबल सेल कैन नॉट जनरेट अनदर इलेक्शन पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू ए नॉर्मल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है? तो ये वो पीरियड है जब आपने एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड, अगर आपने स्टिमुलस डाला तब भी इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है? तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। सो एक रहता है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा रहता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है? तो ऑब्सोल्यूट किसको बोलेंगे हम? इन विच कैन नॉट इनिशिएट अ सेकंड एक्शन पोटेंशियल इवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस भी होगा तो उस सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रेजेंट है। सो दिस पीरियड कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एक्टिवेशन, गेट्स आर इनएक्टिवेटिंग एंड कैन नॉट रीओपन, दे फर्स्ट मस्ट रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट, ठीक है? तो ये जो ये स्टेज है या जो पीरियड है वो किसके साथ वो होता है, किसके साथ फ्यूज़ करता है? तो इट फ्यूज़ विद द पीरियड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एक्टिवेशन, गेट्स आर इनएक्टिवेटिंग। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं जो एक्टिवेट हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस फेस में दूसरा कोई एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप नहीं हो सकता है। ओके, तो पहले उस सेल को रेस्टिंग स्टेट में जाना है, उसके बाद जो सोडियम चैनल्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस स्टिमुलस को, ठीक है? दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, during which a second action potential can evoke but only if the stimulus strength is increase। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है जिसमें हम एक्शन पोटेंशियल, दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, बट कब? जब जो स्ट्रेंथ है उस स्टिमुलस की वो बहुत ज़्यादा हो या जिसको हमने इंक्रीज किया होगा, तभी वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में ऐसा नहीं है, उसमें आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस डालो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिवली रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में दूसरा कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये जो पार्ट है दैट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पे आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हो कब? जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस वहाँ पे यूज़ करोगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या है, जो सोडियम चैनल से वो ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में जब पोटेशियम जो चैनल से वो क्लोज हो रहे हैं, ओके? तो उस टाइम पे हम एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस से एक्शन जो पोटेंशियल है वो जनरेट कर सकते हैं। अब कुछ एक्शन पोटेंशियल में क्या रहता है, प्लेटिव रहता है। तो प्लेटिव क्या होता है? So in some instances the excited membrane does not repolarize immediately after depolarization। तो कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं जिसमें रिपोलराइजेशन जो प्रोसेस है वो एकदम से डीपोलराइजेशन के बाद नहीं होता है। इंस्टेड द पोटेंशियल रिमेन्स ऑन ए प्लेट्यू। तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है? तो कुछ समय के लिए वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल फॉर्म में रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक प्लेट्यू या स्पाइक फॉर्म होता है जो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वहाँ पे रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटिव बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल ओकर्स इन हार्ड मसल फाइबर्स। तो ये इस टाइप का एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे देखने को मिलता है? मेनली हार्ड मसल सेल्स में। सो द प्लेटिव एंड्स व्हेन द कैल्शियम सोडियम चैनल्स क्लोज एंड परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयंस इंक्रीज। तो ये जो प्लेटिव कब बनता है? जब कैल्शियम और सोडियम चैनल्स वो क्लोज हो रहे होते हैं और जो पोटेशियम जो आयंस है उनके लिए जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है, उस टाइम पे ये प्लेटिव देखने को मिलता है। देन एक है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर्स टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरियाज। तो कंडक्टिविटी हम किसको बोलेंगे? जो नर्व फाइबर्स है उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत कि वो जो सिग्नल है या नर्व इम्पल्स है उसको एक एरिया से जहाँ पे वो स्टिमुलेशन हुआ तो वहाँ से दूसरे एरिया तक पहुँचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर एज नर्व इम्पल्स। तो
जो एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर्स के थ्रू पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नॉर्मली इन द बॉडी द एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। तो अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो वहाँ पे नर्व्स में जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। सो इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर द कंडक्टिविटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज साल्टेटरी और जंपिंग कंडक्शन। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिन शीट प्रेजेंट रहता है, तो उनमें जो एक्शन पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं या हम जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं। सो जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है उनमें जो कंडक्टिविटी है एक्शन पोटेंशियल की वो कंटिन्यूस कंडक्शन होता है। तो दिस इज टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, एक है नॉर्मल अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स और दूसरा है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, यहाँ पे माइलिन शीट्स प्रेजेंट रहते हैं, उस माइलिन शीट्स के बीच में गैप्स रहते हैं, उन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो जब भी इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो इस माइलिनेटेड शीट जो कवरिंग है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, उसके उसके पास से नहीं जा पाते, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं, ओके, फ्रॉम नोड्स ऑफ रेनवियर्स टू द सेकंड नोड ऑफ रेनवियर। तो इस नोड ऑफ रेनवियर से वो जंप करते हैं दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में, फिर तीसरे नोड ऑफ रेनवियर में। तो इससे क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है वो बहुत फास्टली, वेरी फास्टली मूव होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ओके। और जो माइलिनेटेड है वहाँ पे भी क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है, बट यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है तो वो वहाँ पे जंपिंग नहीं होता, डायरेक्टली कंटिन्यूसली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वहाँ पे चेंज होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो एक्शन पोटेंशियल धीरे 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 आगे पहुँचता है, वो जंप नहीं करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, या जो नर्व इम्पल्स है वो स्लोली क्या होता है, पास ऑन होता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिली सेकेंड में, 5 मिली सेकेंड में कहाँ पहुँचता है, ये बहुत आगे पहुँच गया है, 10 मिली सेकेंड में बहुत ही आगे पहुँच गया। तो इट इज़ द फॉर फास्ट कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, जैसे कंगारू जंप करता है वैसे ही वो जो सिग्नल है वो मूव करता है, दैट इज़ 400 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, उसको हम नॉर्मल कंडक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे, इट इज़ अ चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट आर कन्फाइंड टू ए रिलेटिवली स्मॉल रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक स्मॉल रीजन पे अगर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ या वहाँ तक वो कन्फाइंड रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल में हमने देखा कि पूरे मसल फाइबर्स या पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फैल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटे से पार्ट तक अगर वो कन्फाइंड रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल बोलते हैं। तो ग्रेडेड पोटेंशियल डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, दैट इज रिसेप्टर पोटेंशियल रहता है, सिनेप्टिक पोटेंशियल रहता है, पेस मेकर पोटेंशियल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल में स्टिमुलस, डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन, देन अगेन वीक स्टिमुलस, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल में हम जो एक्शन पोटेंशियल है उसको इन्हेंस कर सकते हैं बाय गिविंग देम अ इन्हेंस्ड मेम्ब्रेन इन्हेंस स्टिमुलस। ठीक है, अगर हम उसको एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे तो जो ये एक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो सकता है, ओके, तो वो थोड़ा और आगे पहुंच सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, वो ऐसा उसमें नहीं है, किसमें, एक्शन पोटेंशियल में ऐसा नहीं है। एक्शन पोटेंशियल में एक बार जनरेट हुआ तो पूरे मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, ग्रेडेड पोटेंशियल में ऐसा नहीं है, जनरेट हुआ तो वो जो लोकल एरिया है वहाँ तक वो कन्फाइंड रहेगा, ओके। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड वेरीज विद द साइज ऑफ इनिशिएटिंग इवेंट। तो एक्शन पोटेंशियल में ऑल और नॉन लॉ इस पर अप्लाई होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल में ऑल और नॉन लॉ अप्लाई नहीं होता है, कैन बी सम, कैन नॉट बी सम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वेरियस स्टिमुलस आ रहे हैं उसको सम कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक स्टिमुलस आया, थोड़ा सा जनरेट किया, फिर दूसरा स्टिमुलस आया उससे थोड़ा, फिर उससे दो थोड़ा और स्टिमुलस आया, थोड़ा ऐड ऐड करते जाएंगे, तो जो स्टिमुलस है वो जो एक्शन पोटेंशियल है वहाँ पे जनरेट होगा और पूरे सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा, किसमें, ग्रेडेड पोटेंशियल में। एक्शन पोटेंशियल में ऐसा नहीं है, एक बार स्टिमुलस डाला, थ्रेशोल्ड से पार किया तो पूरे सेल में फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा डाला तो वो एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा आपने वहाँ पे स्टिमुलस डाला तो और थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसा नहीं है, ओके।
आपने एक बार एक्शन पोटेंशियल डाला, ठीक है, आपने स्टिमुलस डाला, अगर स्टिमुलस स्ट्रांग होगा, थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर गया, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर स्टिमुलस वीक होगा, तो वहाँ पे जो स्टिमुलस है उसको हम ऐड या सम नहीं कर सकते हैं। ओके, देन हैज़ नो रिफ्रैक्टरी पीरियड। ग्रेडेड पोटेंशियल में कोई रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं है, एक्शन पोटेंशियल में रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रेजेंट है। ओके, थ्रेशोल्ड नहीं है ग्रेडेड पोटेंशियल में, और एक्शन पोटेंशियल में जो थ्रेशोल्ड है वो प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडेड पोटेंशियल एंड एक्शन potential. So this is all about the different types of potential and generation of action potential in nerve cells. Thank you.